अगर आपके लिए मुश्किल है तो भैया पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाओ। ना लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू बाराबंकी इन उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त हमारे साथ हैं अखिलेश कटियार जी। कटियार साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव साहब, प्रदीप साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बड़े बहुत खुश। बढ़िया राजीव अरे साहब, आप सर कैसे हैं? बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर आप। भाई अच्छा बता भी दीजिए, खुश क्यों हैं इतने, क्या हो गया? मैं प्रदीप जी की मुस्कुराहट को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल। आपके एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं, दिख रहा है, अच्छा बोल रहे हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, जबरदस्त, बिल्कुल। पता नहीं क्या कांड करके आ रहे हैं, दिख रहा है मेरे को। अच्छा सर ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अलायंस है अभी, और उसके साथ में जो आपका पारंपरिक वोट बैंक जो था, इसके बावजूद कि उसको तोड़ने की ना जाने क्या भरसक कोशिशें हो रही हैं यार। मतलब मजा आ गया बिल्कुल देख के। मतलब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है, इस पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, पिक्चर बन सकती है इस पे तो। एक नहीं 10-10 पिक्चर, पूरा टेलीविजन सीरियल बन सकता है। तो जी बीजेपी घबराई हुई दिख रही है सर, मुझे वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा बीजेपी में अभी। कटियार साहब। राजीव साहब, जैसे जो कांग्रेस के खातों के साथ जो छेड़खानी की जा रही है जी, दो चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने तक की नौबत जी, जब आ जाए, तो ये बात जाहिर है कि जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं वो परेशान है, घबराए हुए हैं, और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में वो सत्ता में दोबारा लौटना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। जी, तो ये चीज साफ दिखाई देती है राजीव साहब जी। लेकिन जहां तक के बीजेपी का प्रश्न है, जैसे मैं अभी हमारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता जो हैं, राजू वाघमरे साहब से मैं बात कर रहा था, हम लोग प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे कि यार बीजेपी सीधा जवाब देती नहीं है। मतलब कोई भी सवाल पूछ लो, जवाब कुछ और ही मिलता है। मतलब पंडित नेहरू पे जवाब मिल जाएगा, इंदिरा गांधी पे जवाब मिल जाएगा, काछातीपू पे मिल जाएगा। 1974 में यार काछातीपू दे दिया श्रीलंका को, अकॉर्ड साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गई। 50 साल के बाद आप वो इशू रेकअप कर रहे हैं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने तो नहीं किया, और पिछले 10 साल में आप क्या कर रहे थे, ले लेते वापस, ऐसी क्या बात है। और उसके पहले अक्साई चिन, 1962 की वॉर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये क्या है, मतलब मेरी समझ के बारे में ये जरा समझाएं मुझे सर, ये क्या लॉजिक क्या है? प्रदीप साहब, जैसे लंबे समय से आप पत्रकारिता से सर जुड़े हैं, और हम भी लगभग 20 साल से राजनीति कर रहे हैं जी। हमने सारे दौर देखे हैं जी। जब राजनीति में हम बात करते थे, संवाद करते थे, मुद्दों पे होती थी, परिस्थितियों पे होती थी, जनता के अंदर हुए बदलाव पे होती। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इकलौता ऐसा शासनकाल है जब आप उनसे किसानों की बदहाली की बात करते हैं तो वो कश्मीर की बात करते हैं सर जी। जब आप उनसे नौजवानों के रोजगार की बात करो तो वो राम मंदिर की बात करते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो है राजीव साहब, इनके चेहरे पे कोई सेकंड नहीं है, कोई शर्म का, कि हमने इस देश के साथ जो किया है उसका एक गिल्ट का जो भाव होता है कि नहीं यार 10 साल हुए, हम सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। उसमें जिस ढीठता के साथ ये आपके साथ संवाद में लड़ते झगड़ते हैं, राजनीति में ऐसे दौर नहीं थे राजीव साहब जी। ये हम जो राजनीति में जो लोग मर्यादा की राजनीति करते थे, सुस्ता की राजनीति करते थे, राजनीति नई पीढ़ी के लिए जो आदर्श होती थी, जो लोग संवेदनशील थे, जवाबदेह थे, जो मानते थे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे हमारी इस जनता के प्रति जवाबदेही है, ऐसे लोग भी अब चुप होने की कगार पे आ गए हैं। वो भाजपा के अंदर ही क्यों ना कुछ ऐसे लोग हो सर। कटियार साहब, राम मंदिर का मुद्दा मोदी साहब ने छोड़ा ही नहीं है। कटियार साहब वो आज कल में भी लगातार उसको दोहरा रहे कि राम मंदिर, कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस 70 साल से इस मंदिर के निर्माण के खिलाफ है। आपने इस मामले को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा ताकि लोगों को राम मंदिर प्राप्त ना हो। और मोदी साहब
जो इस कानून के प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में बार बार दखल मीन्स पिटीशन फाइल करके इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का पुनर्निर्माण और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान करके पूरे देश को एक स्लेवरी के मेंटालिटी से उठाकर एक स्वाभिमान के मेंटालिटी पर लेके आए। बोले कि आप हमेशा राम मंदिर के खिलाफ था। मोदी जी आज भी बोले, कल भी बोला था, राम मंदिर के खिलाफ है और सनातन धर्म के खिलाफ है। कटियार साहब। प्रदीप साहब, आप दो बातें इसमें देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। एक, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं जो इंसान को इंसान से लड़वाता है, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और उससे अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक के अपनी बैतरणी पार करने का माध्यम बनाते हैं। कुछ मुद्दे तो भारतीय जनता के पार्टी के पास वो है, जैसे चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोर्ट हो, इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं, ये आपसी लोगों में मतभेद पैदा करके उस तरीके का सामाजिक एक भेदभाव खड़ा करके उससे अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं उन मुद्दों पे। दूसरे मुद्दे थे जो जनता के जीवन में बदलाव के लिए थे, जो वास्तविक तौर पर किसी राजनीतिक दल के होते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, रोजगार हो, किसानों की समस्या है, आमदनी है। तो ये आप जब देखोगे तो ये दो साफ हिस्से दिखाई देंगे प्रदीप जी। तो जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बीजेपी पूरी तरह फेल है और धार्मिक उन्माद वाले मामले खड़े करके इन गरीब आदमियों का खून चूस के अपने दो जो उनके आदर्श अडानी और अंबानी है उनको लाभ पहुंचाने के अलावा मुझे 10 साल में कोई उपलब्धि तो दिखाई नहीं देती। प्रदीप कटियार साहब ये बताएं, सॉरी ये इसका ठीक ठाक जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। ये तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ये सवाल ये आपसे नहीं, मतलब बाकी सब लोगों से मैंने पूछा, जो यूपी के भी लोग हैं उन्होंने अच्छी तरह उसका विवरण नहीं दिया। शायद आपको मालूम हो सर, वीके सिंह साहब की जगह, जनरल वीके सिंह साहब की जगह गाजियाबाद से अतुल गर्ग साहब खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के अतुल गर्ग हैं, वो पहले कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, उसके बाद फिर एमएलए बने, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ा स्वरूप रखते हैं और आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है, ऐसा करके बोला उन्होंने। उसके अलावा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं बालियान साहब, संजीव बालियान साहब जो हैं, सबके अच्छे मित्र हैं। वो तो सुनने में ये आया है कि वहां के लोगों ने कुछ शोरगुल मचा दिया जब ये लोग वहां पर आए, किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी को पीटा पाटा, ये सब किया। ये क्या हो रहा है सर? तो बीजेपी के जितने भी अब उम्मीदवार हैं उनको बड़ा ये ऑपोजिशन फेस करना पड़ा है, बड़ा विरोध फेस करना पड़ रहा है। ये क्या है? ये तो 400 पार वाले लक्षण नहीं लग रहे मुझको, आपको लग रहे हैं क्या? नहीं, 400 पार वाले लक्षण तो है ही नहीं। ये जो पार्टी जनतंत्र, पार्टी के अंदर लोकतंत्र, प्रत्याशी जनता के बीच से आना, सर्वे कराना, राजेंद्र साहब वो तो बेमतलब की बात है। ऊपर से किसी को लाके थोप दिया जी। और जो गुजरात के एजेंडे को, जो एजेंडा नहीं, गुजरात के पैरामीटर पे जो फिट बैठते हैं, उन्हें पता है कि इनको तो हम चुनाव जिता ही लेंगे, जो वो माइंडसेट रखते हैं कि ठीक है किसी को भी प्रत्याशी बना दे, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, किसी को भी हटा दे, उसमें कहां परहेज है राजीव साहब? जी दुरुस्त बात है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब अच्छे आदमी नहीं है, हो सकता है बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हो, सक्षम हो, एक एक चीज बड़ा अच्छा आती हो, बड़े अकल वाले हो। लेकिन यार ये प्रदीप जी, आपको याद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद है सर आपको? प्रदीप जी, मनोज यादव जी कोई है, कोई मुझे याद नहीं है, वो भी यादव है शायद। और अपने राजस्थान के जो एमपी हैं, इसलिए मुझे याद है क्योंकि उनका नाम भजन लाल है। तो भजन लाल जी हरियाणा वाले याद है, तो क्योंकि उनका नाम भी भजन लाल शर्मा है तो इसलिए भजन लाल मुझे याद है। अब छत्तीसगढ़ के मेंबर ऑफ सीएम कौन है मुझे याद ही नहीं है, आपको याद है कटियार साहब? नहीं सर, आप माफी चाहता हूं, रियल में मुझे भी याद नहीं। मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या ये हो क्या रहा है? मैं साथ में ये भी बता दूं सर जी, हम लोग जब ये भारतीय जनता पार्टी से जो पहले की सरकारें जितनी भी केंद्र में रही हैं, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी हम ले ले,
तो उसमें कैबिनेट के 10-15 मंत्रियों के नाम आम आदमी जानता था। हर एक कोई जानता था, करेक्ट, बिल्कुल आम करेक्ट आदमी जानता था। जी, दुरुस्त बात। सर, हम लगभग पूर्णकालिक तौर पे राजनीति करते हैं। आप हमसे 10 मंत्रियों के नाम लिखाओगे तो शायद हमें लिखने में तकलीफ। जी, अब एक ही ये नाम हो क्या रहा जानते है? हैं। ये संकेत किसका, किस चीज का संकेत है? क्योंकि पहले अगर आप पूछेंगे तो हर एक का शिवराज सिंह चौहान मामा की सरकार फर्स्ट क्लास, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत बढ़िया आदमी थे। वह वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उसके पहले भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। ये सारे नाम याद है ना सबको? तो ये नए वाले जो हैं, मतलब ये कौन लोग हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आता है जी कि जो ये दौर है, जी अयोग्य आदमी पे शासन करे, पूंजीवाद का ये भी एक लक्षण है। जो कुलीन तंत्री व्यवस्था जिसे हम कहते रहे, जी 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 उसमें ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि अयोग्य आदमी पे शासन करता है। जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो लिखा है, लोग एग्जैक्टली यही लिखा है। प्रदीप जी जरा हमको फिनिश करने दें। जी जी, तो इसका ये कहाँ पहुंचेंगे सर हम लोग इन सब चीजों से? अगर मान लीजिए गलती से, खैर आप तो ये बोल नहीं सकते हैं, मानता हूं आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कैसे बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी? मान लीजिए कि 400 पार हो गए, मान लीजिए, फर्ज कीजिए हो गए, उसके बाद क्या होगा सर, वो भी तो बता दें। मैं सर उसके जो आपका सवाल था कि ये क्या हो रहा है, वहां से आते हैं और इस सवाल पे भी मैं आता हूं। प्लीज। भारत में जिनकी वर्थ 20 करोड़ से ऊपर है, वो सालाना 10,000 से ज्यादा, 10 से अब वो फिगर 15,000 तक पहुंच गया है, जो लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश में जब रहते थे तो 100-200 लोगों को रोजगार भी देते थे। प्रदीप जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोग जब उन्हें ये लगने लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद वातावरण या और चीजें हैं, जब उस पर उन्हें चिंता होने लगती है, तो इस तरीके का पलायन किसी भी देश से बढ़ जाता है। राजीव साहब जी। और दूसरा जो सवाल ये है जी कि अगर 400 पार या जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, अगर उस तरीके के परिणाम वो ला पाते हैं, तो साहब सबसे ज्यादा खतरा तो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को ही है। जी जो आम आदमी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने रानी और मेहतरानी से पैदा हुए, पेट से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं उनको बराबर का सम्मान दिला दिया था, जबकि संसद में कई नेता उन्होंने जब ये तर्क दिए थे, क्या अनपढ़ जाहिल सांसद संसद सदन के अंदर हल चलाएंगे क्या, क्यों सबको वोट का अधिकार देना है? तो लंबे संघर्ष के बाद इस देश को एक ऐसा संविधान मिला था, जो संविधान वंचित, गरीब, किसान और मजदूरों को भी हिस्सेदारी दी और गरीब तबके से भी लोग निकल के बड़े पदों तक गए। लेकिन अगर ये उस मकसद में कामयाब होते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन दलित पिछड़ों के अधिकारों पे डकैती पड़ेगी। ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी बार बार कहते रहते। कटियार साहब, मगर आपने जब रैली हुए थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, महासंग्राम जो हुआ, रामलीला मैदान पूरे दुनिया और देश देखा, और वहां पर हर नेता ने उस चीज को कहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर फियर, और कहा कि राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है, और उन्होंने कहा ऑपोजिशन लीडर्स खास करके अटैक हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जो गूंज वहां से निकला, क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन संजय सिंह के बारे में बेल देना ये एक संकेत है कि लोग जुट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपना इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो बोलते हैं स्टडी इंडिपेंडेंस दिखाना पड़ेगा? क्या वो एक मिसाल है कि अब परिवर्तन आ रहा है? प्रदीप साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति जब भी इस तरीके की कोई परिस्थिति इस देश में आई है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही 150 करोड़ जनता ने आंखें लगा के उम्मीद भरी नजरों से देखा है
कि आप ही इसमें कुछ हस्तक्षेप करें, और उसका एक परिणाम आपको पहले भी देखने को मिला था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शायद ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ। तो ये चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला हो, चाहे संजय सिंह जी के मामले पे फैसला हो, और चाहे चंडीगढ़ के जो मेयर के चुनाव में जब उनके दखल करने की बात आई हो, अभी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करके लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। जी, आपको अभी भी उम्मीद है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो ये भी बता दीजिए सर कि आज की तारीख में जिस प्रकार हर जगह पर विरोधी पक्ष जितने हैं, गैर बीजेपी पक्ष जितने हैं, वो यही बात करते हैं बार बार कि सरकारी महकमों का गलत इस्तेमाल करके, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इसका प्रभाव क्या दक्षिण, मतलब विंध्याचल के दक्षिण में भी पड़ेगा, लग रहा है आपको? क्योंकि नॉर्थ में तो पड़ा है, उसके दक्षिण में पड़ेगा या नहीं, ये भी बता दीजिए सर। जो इस तरीके के एक्टिविटीज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रभाव तो पड़ ही रहा है सर। अब सभी लोग बगैर परिवार के तो है नहीं जी। भाई, जो अपोजिशन के लीडर है उनकी फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं। दुरुस्त बात। और जब उनके बच्चों और उनके परिवार के ऊपर उस तरीके की परिस्थिति को लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो मजबूत से मजबूत आदमी के विचारों में डगमगाहट तो आती है जी। राजीव साहब। इस बात से नकारना तो मैं उचित नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। और वो लोग इस काम में नेतृत्व कर रहे हैं जिनके न घर है, न परिवार है, न बाल है, न बच्चे। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ये मानता हूं कि जब अंग्रेजों से भी इस देश के जो नेता थे, जो आंदोलनकारी थे, उससे बुरी स्थिति तो नहीं है। उनसे भी लड़के देश को बचाया था, इनसे भी लड़के बचाएंगे साहब। करेक्ट, उससे भी लड़के बचाया था, इससे भी बचाएंगे। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मोदी साहब का कहना कि ये 10 साल महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है। 70 साल देखो, हमारा 10 साल देखो। 3 करोड़ लखपति दीदी, मोदी साहब का गारंटी, मोदी गारंटी। वुमेन एम्पावरमेंट, आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन, वुमेन को, महिलाओं को फ्रंट पे, कॉम्बैट रीजन पे परमानेंट कमीशन। 3 तलाक रूल कानून बना के मुस्लिम वुमेन को, जो महिला है, उनको मुक्ति, लिबरेशन, जस्टिस। नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसमें जो महिला रूरल एरियाज में है वो एग्रीकल्चर में मोदी साहब खुद ड्रोन सिखाएंगे। ड्रोन सिखा के उनको किस प्रकार से एग्रीकल्चर में उत्पन्न हो जाएगा। फिर वाराणसी में खुद उनने गिर गाय हर घर में देके महिला सशक्तिकरण से गरीब महिला को किस प्रकार सशक्त करे। तो क्या मोदी जी का जो कहना है कि ये 10 साल में महिला का सशक्तिकरण कभी पहले 70 साल में नहीं दिखा, आप इस चीज को कैसे देखते हो कटियार साहब? बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है प्रदीप साहब, जो मैं कहना चाहता हूं आप भी समझ रहे हैं। लेकिन जो महिला रिजर्वेशन लेके आए बिल ऑफ पार्लियामेंट में, जो गांव और गरीब, दलित और पिछड़े और आदिवासी की जो महिलाएं थी, आखिर उसको हिस्सेदारी से डर क्यों लगता है आपको? अब ये जाति भारत की हकीकत है राजीव साहब, और भारत की हकीकत को नजरअंदाज करके ऐसे थोथे विकास की कल्पना को सामने रखना, ये बहुत ईमानदारी भरी बात तो मुझे नहीं लगती। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि रियल में वास्तविक तौर पे महिला सशक्तिकरण करना है, तो 0 से लेके और किसी भी एजुकेशन में किसी महिला की कोई फीस नहीं लगेगी, चाहे IIM में जाए, चाहे NIT में जाए, चाहे PMT में जाए, कर दीजिए। फिर किसी भी जात धर्म की हो, बात बढ़ सकती है उससे बेहतर जी। तो जो बात आपके शब्दों में है, वो बात नियत में भी तो दिखे। ऐसा नियत से नहीं दिखता नाम लिया था। तो कटियार साहब ये बताएं, अभी जो ऑर्डर आया है, ये कहते हुए कि जितने मदरसे हैं अभी जो काम कर रहे थे यूपी में,
वो सब गैर कानूनी है। ये कह दिया गया है कि उनको आप जनरल स्कूल्स में आप कन्वर्ट कर दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? सरकार के पास इतना बजट है ये करने का? अगर बजट होता तो पहले ही बन जाते इतने स्कूल, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, बजट का राजीव साहब हाल तो ये है कि गांव के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जी उसमें टीचर ही नहीं है जी। तो ये कैसे संभालेंगे? जहां पे तो ये कैसे संभालेंगे? ये उनके पहले एजेंडे को फुलफिल करता है, जिसमें धार्मिक उन्माद का जो मामला आता है, धार्मिक आधार पे जो चुनाव के पहले जो हिंदू मुस्लिम बैटल बन जाए तो बात बन जाए। लेकिन जनता तो समझ गई है ना राजीव साहब जी कि ये हमें एक ही देश में रहना है और एक देश में रह के हमें भाईचारे से ही इस देश को आगे ले जाया जा सकता है। किसी नफरत की बुनियाद पे किसी भी देश को संपन्न नहीं बनाया जा सकता। क्या बात है साहब? खटियार साहब, अगर मोदी जी के विजय रथ, मोदी जी बोलते 400 प्लस तो है ही, छोड़ दो, हैट्रिक तो है ही, और 100 जीतने के बाद 100 दिन का प्लान भी मोदी साहब ने बना दिया कि 100 दिन में मैं ये सब करने वाला हूं, और आगे जाके 25 साल का रोड मैप भी है मोदी साहब के पास। मगर मोदी जी के अगर विजय रथ को रोकना है तो यूपी से रोकना पड़ेगा। यूपी में अगर आप लोग रोक पाए तो मोदी जी के विजय रथ रुकेगा, मगर आपके 5 सीट को आपको 50 सीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बस प्लान होना चाहिए, विजन होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव जी पूरे प्लानिंग तैयार है इस रथ को रोकने के लिए? प्रदीप साहब, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, फैसले और परिणाम का अगर आपको एनालिसिस करना है तो भविष्य के उसके घोषणाओं को अतीत के घोषणाओं से मैच कर लेना चाहिए। अगर पास्ट में उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी अगर वो जमीन पे उतरी होगी तो आज की घोषणाएं भी जमीन पे उतर जाएगी। प्रदीप साहब, आपने कहा था कि 100 दिन के अंदर इतना पैसा वापस लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, इतने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कोई तो सर उतरा नहीं जमीन पे। तो इसमें भी कोई उतरने वाला नहीं है। मोदी जी सपने दिखाने में भारतीय जनता पार्टी के और नेता काफी महारत रखते हैं, इस बात से किसी को हम नकारते नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो 5 से 50 सीटों का बात नामबियार साहब आपने कहा, तो हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का शासनकाल और राज्य सरकार के 7 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के अनुसार ही मतदान करेगी, और वो मतदान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेगा। एक बात। और दूसरी बात, जो राजीव साहब ने 2-4 बार इस बात पे सवाल किया 400 पार पे, तो राजीव साहब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, ये 6-7 राज्य जो हिंदी भाषी है, इसमें जितनी सीटें वर्तमान में आपके पास है, इससे ज्यादा कहां जाएंगे आप जी? तो आपका ग्राफ जो है 400 पार नहीं हो सकता। आप जनता को जितना मर्जी आत्मविश्वास दिखाएं, लेकिन जमीन पे जनता जानती है कि यह आत्मविश्वास खोखला है आपका। जी। तो सर ये तो बता दें कि जहां तक अभी इस वक्त का सवाल है, जहां तक अभी हम लोग हैं, पिछली बार एनडीए को 64 सीटें मिली थी, 64 उत्तर प्रदेश में। सर बिहार में 40 में से 39 मिली, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, कर्नाटका में 28 में से 26, गुजरात में 26 में से 26, राजस्थान में 25 में से 25, झारखंड में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, तो उत्तराखंड में शायद 5 में से 5 मिली, जहां तक मेरा ख्याल है। 5 में से 5 है, पूरी 5 में से 5 मिल गई थी शायद। और हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4। अभी बढ़ेंगी कहां से सीटें? ये सीटें कहां से बढ़ेंगी? मतलब उत्तर प्रदेश से बढ़ेंगी कि 64 की 80 आ जाएंगी, 16 सीटें और बढ़ जाएंगी? क्या लग रहा है सर आपको? वेस्ट बंगाल में से 18 सीटें आई थी इनको, 18। तो क्या ये वेस्ट बंगाल की जो 42 हैं, वो 42 की 42 जीत लेंगे क्या इस बार? अब मानने को तो ये कुछ भी मान लेंगे जी, लेकिन
उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि 10-12 सीटों से ज्यादा जीतेगी। सिर्फ 10-12? जी। तो रथ रुक गया फिर, विजय रथ। तो 10-12 सीटें क्यों जीतेंगी सर? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बहुत नाराज हैं। सारा ठाकुर समाज जो है बहुत नाराज है बीजेपी से। क्या ये बात है? वो तो सर, और ऊपर से मैंने सुना निषाद, केवट, कुर्मी, वो भी सब नाराज बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो हमें भी टोपी बना दी इन्होंने। सर बताएं प्लीज। सर, गुजरात में ठाकुर समाज ने क्या किया है आपको पता है? जी मालूम है सर, देखा। उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो पूरे देश ने देखा है। और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई थी पिछड़ों के नाम पे, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के दखल देने के बाद भी योगी जी ने उनकी 18,000 वैकेंसियां भरी नहीं भरी, अभी तक नहीं भरी सर। वो दूसरी बात, जो वो तो कंटेम्प्ट बनता है, कंटेम्प्ट कोर्ट बनता है सर वो तो। जी हाँ, वो भी है, वो तो है ही है। हालांकि वो इनके लिए बहुत मैटर नहीं करता। और तीसरी बात, जो वहां पे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वगैरह की जो योजनाएं हैं, वहां पे 1,000-2,000 रुपए देते हैं उन कर्मचारियों को जो भोजन बना के बच्चों को खिलाते हैं। तो उस तरीके का जो शोषण जब सरकार खुद अपने लोगों का करने लगे राजीव साहब, और सरकार का नजरिया सही और गलत से हटके फायदे और नुकसान के तराजू में तौलने लगे, तो लोकतंत्र किस रास्ते पे जा रहा है ये हमें सबको समझ लेना चाहिए। मगर बीजेपी का कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया, डेवलपमेंट के लहर जिस पे है, उत्तर प्रदेश पहले कंट्री मेड रिवॉल्वर कट्टा और रामपुरी के लिए फेमस था, आज मिसाइल बना रहे, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे, अलग अलग लेटेस्ट वेपन्स, गैजेट्स, पूरे लहर, पूरे डिफेंस इंडस्ट्री खोल दिया है उत्तर प्रदेश में। नॉट ओनली देश को सप्लाई करे, पूरे विदेश, पूरे दुनिया में सप्लाई करे। बोले ये परिवर्तन है, रामपुरी कट्टा से लेके ब्रह्मोस मिसाइल। बोले इससे ज्यादा कौन सा एग्जाम्पल, उदाहरण चाहिए आपको कि विकास हुआ है? खड़ियार साहब। नाम्बियार साहब, हम पूरा उत्तर प्रदेश खाक छामते रहते हैं, बुंदेलखंड से लेके गोरखपुर तक। हमें वो फैक्ट्री आज तक तो दिखी नहीं जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है साहब। 7.5 साल हो गए शासन के, और उत्तर प्रदेश में जमीन पे जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, चाहे जो बाहर के लाई हुई कंपनियां हैं, वो वही है जो माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए थे। जो ग्लोबल समिट के नाम पे, इन्वेस्टर समिट के नाम पे सरकार ने अपने पैसे भले ही पानी की तरह बहाए हो, लेकिन राज्य में ईंट तो कहीं लगी दिखी नहीं साहब। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं तो जमीन पे कहता हूं ना कि वो जमीन पे जो प्लांट प्रोडक्शन देने लगा हो, 2 प्लांट के नाम भी कभी उनका कोई आदमी बता दे, हम भी जाके देख आएंगे साहब। हो सकता है हमसे गलत हो तो हम अपना सुधार लेंगे, हमने कोई अहम और घमंड नहीं है। सर ये कहा जा रहा है कि लखनऊ और कानपुर के आसपास तकरीबन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, बाय द वे, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, वो पहले से ही थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, दे वर ऑलवेज देयर। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े एमएसएमईज, छोटे यूनिट जो हैं, जो डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अभी बनाए गए हैं। इज दैट ट्रू सर? आपने देखे हैं क्या? राजीव साहब जी, बुंदेलखंड के आसपास वो डिफेंस कॉरिडोर को जी, सरकार कहती कि बुंदेलखंड के आसपास डिफेंस कॉरिडोर हम बनाएंगे। जी, अभी इनॉग्रेशन हुआ उसका। जी, कोई इमारत बनी आप आज तक नहीं देखोगे वहां पे। ठीक है, पेपर पे कुछ मिल सकता है, जमीन पे तो कुछ नहीं है साहब। और जो उत्तर लखनऊ के आसपास, उन्नाव के आसपास हम लोग वहीं घूमते हैं। कोई इंडस्ट्री का इनॉग्रेशन इन 7 सालों में जिसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया हो, और वो किसी विदेशी कंपनी के साथ करार करके, कोई एमएनसी हो या कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, हमारी जानकारी में तो नहीं है राजू साहब। मतलब एल&टी, महिंद्रा, ये सब नहीं आया अभी तक वहां पे। वो बोफोर्स गन बनाने के लिए किसी का इस पीरियड में किसी ने शुरू नहीं किया है जी, बीते योगी साहब के 7 साल के पीरियड।
और अभी आपने बुंदेलखंड की बात करी तो चलते चलते आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या जो थी पहले पानी की थी, आपको याद होगा। जी बहुत ड्राई एरिया है वहां पे, मतलब जी जी, आज भी है। सालों साल वहां पे सूखा पड़ा रहता है। जी। जब सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी बने मुख्यमंत्री, ये वादा रहा था उस वक्त की बात है, आपको याद भी होगा। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड को पानी की किल्लत से हम लोग बचाएंगे। क्या पानी की किल्लत से बुंदेलखंड को बचा लिया गया है? क्या वहां पे अब नदियां बह रही हैं, फर्स्ट क्लास पानी है, हर नल से जल आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है? सर बताएं। राजीव साहब, ये तो बुंदेलखंड को छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में जितनी सिंचित जमीन 2014 में थी 2-2.5% भी बढ़ी नहीं है। बुंदेलखंड में तो कुछ बदला ही नहीं है। हमने कोई इस तरीके का बरसात के पानी का भी इंतजाम नहीं किया है कि बाढ़ के पानी को भी हम उपयोग कर लें। उस तरीके के कोई बांध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की हालत वैसी ही है 10 साल पहले जैसी थी। और एक बात राजीव साहब, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि बीते 10 सालों में सरकार की कमाई जिस तरीके से बढ़ी है और जितने आज सरकार के पास रिसोर्स हैं और प्लस जितना सरकार ने बेआंतहा 10 साल में कर्ज लिया है, उस पैसे को सुनियोजित तरीके से लगा देते तो निश्चित तौर पे भारत, आप देखते भारत की राह पे होता। तो ये आप बड़ी मुझे डिप्रेसिंग सी खबर दे रहे हो सर। हम लोग तो बड़े उत्साहित थे। प्रधानमंत्री जी हर बार बोलते थे कि भाई मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है महाराष्ट्र से भी आगे हो गया है। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश जो है उसका जीडीपी नंबर 2 पर है पूरे हिंदुस्तान में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पे, वर्ल्ड नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पर जा रहे हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पर जा रहे हैं। वहां पर तो मतलब पता नहीं कितने करोड़ वहां पर नौकरियां जो है वो क्रिएट हो गई हैं। तो सर ये मतलब क्या है? सच्चाई, हकीकत। क्योंकि सिर्फ ऐसे भाषण देने से तो कोई वोट देने वाला नहीं है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, इस वक्त आप बाराबंकी में हैं, बाकी सारे लोग भी जो है वहां पर जो जमीन पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको तो मालूम होगा ना। तो उनके सामने ऐसे झूठ बोल करके क्या बीजेपी को असल में फिर वोट मिलेंगे? साहब, अब ये तो अब बताने की, कहने की बात नहीं रह गई है कि मोदी साहब तो बोलते ही यही है, सिर्फ आंकड़ों पे खेलना, अच्छी से अच्छी बात करना, जनता को दिग्भ्रमित करना। मोदी साहब, उससे बेहतर कौन है वहां? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत कुशल है राजीव साहब जी। यहां पे जमीन पे आप, अब जो एम्प्लॉयमेंट की बात, एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करूं, ये एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा उठाते कहां से? जितने ईएसआई और ईपीएफ के लोगों में जो नाम इनरोल होते हैं, चाहे उसने 5 दिन ही काम किया हो, अगर उसका पीएफ नंबर जनरेट हो गया है तो उसे ये रोजगार मान लेते हैं। अब इससे झूठी और बेईमानी भरी बात कोई हो सकती है राजीव साहब जी? कि उस आंकड़े को आप देश को बता दो कि साहब इतने लोगों को रोजगार मिल गया। उस बेचारे को किसी कंपनी वाले का 5 दिन नौकरी पे रखा, उसका पीएफ नंबर जनरेट हुआ, पैसे मिले नहीं मिले, और उसको घर लगा दिया, आपके खाते, आपके आंकड़े में आ गया कि रोजगार हो गया साहब जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश का विकास, असल में विकास आगे नहीं बढ़ा है बल्कि स्टैग्नेट किया है, वहीं का वहीं है। मतलब कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है वहां पे। हुआ नहीं है, बल्कि माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज, जो स्कूल, जो संस्थाएं स्टार्ट की गई थी, उन संस्थाओं को अभी तक सही से चलने भी नहीं दिया गया है। और अमेठी में तो मैंने सुना संजय गांधी हॉस्पिटल जो था वो बंद कर दिया सर। संजय गांधी छोड़िए, जो कन्नौज के अंदर मेडिकल कॉलेज था वहां जानवर है, जो बदायूं के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया था वहां 2-4 लोग बैठे रहते, कोई काम नहीं होता, कोई दवाई नहीं मिलती। एम्स जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने
जो ये विकास और आम लोगों की सहूलियतों के लिए जो इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किए थे, आप उनके रख रखाव नहीं कर पाए। एम्बुलेंस को आप ड्राइवर नहीं दे पाए, एम्बुलेंस को आप डीजल नहीं दे पाए। क्या किया है आपने? तो फिर तो मतलब आप जो आंकड़े दे रहे हैं असल में मतलब वो तो सच हो जाएंगे। इसका मतलब ये आप कि रोकोगे, उत्तर प्रदेश में विजय रथ रुकेगा। कि उत्तर प्रदेश में जो 64 सीटें आई थी पिछली बार, आज तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 75 और 80 के बीच में से आएंगे हमें। वो तो कह रहे हैं कि 77 to 80 सीट्स। सर नहीं, कहने को तो साहब कुछ भी कह दे, और राजनैतिक के आपके जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जी जब भी उनसे आप सवाल करते हैं तो आप राजीव साहब ये जरूर देखते होंगे कि उसको जवाब देने के बजाय वो जवाब ये देते कि हम पिछला चुनाव जीते हैं, हम वहां का चुनाव जीते हैं, हमने ये चुनाव जीता है। आप उनसे उपलब्धियों की बात करें, अपने परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो चुनाव जीत के जन समर्थन देने की बात करते हैं। और ये जवाब अपने आप में आम आदमी के दिमाग में ये शंका पैदा करता है कि जवाब ना देके आप चुनाव जीतने की बात जो करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी कोई बड़ा घोटाला हो। राइट, थैंक यू सो मच सर। अखिलेश कटारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय 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 हिंद, हिंद जय प्रदीप हिंद, साहब, जय जय काली भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय मातरम, भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव। थैंक यू हर महादेव। हर हर महादेव। Kataria sir from the Samajwadi Party, always lovely talking to him. Katiyar. Of course, he is a very, Katiyar Saab is a very, very, he looks at everything to the Samajwadi Party lens, which is expected. After all, he is their spokesman. But everyone describes the miracle of development in Uttar Pradesh. Here we are getting a totally different picture. I'm not so sure anyway. But let's go across to our old friend, Mr.